मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। 15 देशों के राजनयिक आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने के बाद ये दूसरा मौका है जब विदेशी प्रतिनिधिमंडल हालात का जायजा लेने जम्मू कश्मीर जाएंगे। इस बीच राजनयिकों का डेलीगेशन सिविल सोसाइटी के सदस्यों से भी मुलाकात करेगा। श्रीनगर में आतंकियों ने दिन दहाड़े ग्रेनेड हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। यह हमला जिस जगह हुआ उसके पास ही सीआरपीएफ के कई बंकर हैं। यानी आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। इस हमले के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया और आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। मिलिटेंटों ने ग्रेनेड फेंका है और ये ग्रेनेड जो है यहाँ पे गिरा है। थोड़ा सा ये कहा जा सकता है कि तकरीबन 5-6 मीटर दूर इस बंकर से ये ग्रेनेड धमाका हुआ है। श्रीनगर में आतंकियों ने पिछले 3 दिनों में ये दूसरा ग्रेनेड हमला किया, इसलिए सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाते हुए बैरिकेड लगा दिए गए। साथ ही एक-एक गाड़ी की तलाशी ली गई। जो यहाँ पे सीआरपीएफ का कैंप है उसके साथ में ये चेक पोस्ट है और इस वक्त नाका लगाया गया है। हर आने वाली या जाने वाली गाड़ी पे कड़ी नजर रखी जा रही है। बताया गया कि हमला करने वाले आतंकी इलाके में ही कहीं छिपे हो सकते हैं। राजस्थान के पाली में पाकिस्तान से आई टिड्डियों ने किसानों के खेतों में धावा बोल दिया। इससे पहले टिड्डियों का झुंड गुजरात के कई इलाकों में भी किसानों की फसल बर्बाद कर चुका है। और जैसे ही पाकिस्तान से आया टिड्डियों का झुंड पाली पहुंचा तो किसानों ने उन्हें भगाने के लिए खेतों में मोर्चा संभाल लिया। टिड्डियों की तादाद को देखकर किसानों के भी हाथ पैर फूल गए। कुछ ही देर में प्रशासन के बड़े अधिकारी भी वहां पहुंच गए। लोगों ने थालियां बजाकर टिड्डियों को भगाने का काम शुरू कर दिया। बताया गया कि इलाके में पहुंचे टिड्डियों के झुंड ने केवल 10 मिनट में ही कई बीघे में लगी फसल को साफ कर दिया। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत ट्रैक्टरों से फसलों पर कीटनाशक दवाओं के छिड़काव करने का आदेश दे दिया। मध्य प्रदेश के खरगोन में आवारा सुअरों को पकड़ने गई नगर पालिका की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। सुअरों को पकड़ने के लिए नगर पालिका ने मऊ से एक टीम बुलाई थी, लेकिन टीम के लोग ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ जैसे ही इलाके में पहुंचे, कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। आरोपियों ने सुअरों को पकड़ने गए लोगों की आंखों में पहले लाल मिर्ची का पाउडर फेंका और फिर उन पर टूट पड़े। इस दौरान कुछ आरोपी डंडों के साथ ट्रॉली पर चढ़ गए और उनकी पिटाई शुरू कर दी। इस हमले में टीम के कई सदस्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 40 आदमी हमला करा, औजार लेकर के हमला करा। हमले में एक गाड़ी के शीशे भी टूट गए। मारपीट का आरोप सुअर पालने वाले लोगों पर लगा, जिसके बाद पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है, सभी सख्त से सख्त कार्रवाई के खिलाफ की जाएगी। इस हमले के दौरान कुछ आरोपी पकड़े गए सुअरों को भी अपने साथ ले गए। हिमाचल प्रदेश में हो रही रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बर्फबारी की वजह से राज्य में 800 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, जिसकी वजह से शिमला, कुफरी, नारकंडा, मनाली और डलहौजी में सैकड़ों सैलानी फंसे हुए हैं। पुलिस ने अब तक अलग अलग जगहों पर फंसे 40 से ज्यादा सैलानियों को बचाने का दावा किया है। मौसम विभाग ने पिछले 24 घंटों में शिमला में इस सीजन की सबसे ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड होने का दावा किया है। वहीं सोलन में भी बर्फबारी ने 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हिमाचल में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई है और कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है। इस सीजन की सबसे ज्यादा बर्फ हुई है। आपको बता दें कि सोलन की अगर हम बात करें तो 23 साल का रिकॉर्ड वहां पर टूटा है और वहां पर आवाजाही प्रभावित है। मशीनों की मदद से बर्फ को हटाने का काम चल रहा है और इस बीच कई सड़कें, सैकड़ों की तादाद है जो बंद हो गई है। जो वहां पर पर्यटक हैं वो देखिए फंसे हुए हैं और गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। आने वाले कुछ दिन ऐसा ही मौसम बना रहेगा। जो स्थानीय लोग हैं उनकी परेशानी बड़ी है, लेकिन पर्यटक भी वहां पर फंसे हुए हैं। मनाली की तस्वीरें आप देखिए जहां पर लंबा जैम लगा हुआ है और जब तक बर्फ को सड़क से हटाया नहीं जाएगा तब तक आवाजाही फिर से शुरू नहीं हो पाएगी। ईरान से यूक्रेन जा रहा एक यात्री विमान राजधानी तेहरान के पास क्रैश हो गया। ईरान के मिसाइल हमले के थोड़ी देर बाद हुए इस हादसे में विमान में सवार सभी 176 लोगों की मौत हो गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में लपटों से घिरा विमान आसमान से नीचे गिरता दिखा। विमान के जमीन पर गिरने के बाद वहां तेज धमाका भी हुआ। जहां विमान गिरा था वहां आग लग गई। हादसे की जानकारी मिलने के बाद राहत बचाव की टीमें वहां पहुंची और विमान के मलबे में लोगों को तलाशने का काम शुरू किया गया। विमान का जला हुआ मलबा काफी दूर तक फैला दिखा। जगह जगह विमान में सवार लोगों का सामान और दूसरी चीजें भी बिखरी नजर आईं। हादसे वाली जगह से कई शव भी बरामद किए गए। यूक्रेन के इस बोइंग 737 विमान ने तेहरान हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी और ये यूक्रेन की राजधानी कीव जा रहा था। लेकिन उड़ान भरने के 3 मिनट के अंदर ही ये विमान तेहरान से करीब 60 किलोमीटर दूर क्रैश हो गया।
हादसे के वक्त विमान में 176 लोग सवार थे, जिनमें चालक दल के 9 लोग भी शामिल थे। इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई उनमें सबसे ज्यादा 82 यात्री ईरान के नागरिक थे, जबकि कनाडा के 63 और यूक्रेन के 11 लोगों की भी इस हादसे में मौत हो गई। इसके अलावा स्वीडन के 10, ब्रिटेन के 3 और जर्मनी के 3 नागरिकों ने भी इस हादसे में जान गंवाई। शरद पवार ने एनसीपी कोटे से बने मंत्रियों से मुलाकात की। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुंबई में महाराष्ट्र सरकार में शामिल एनसीपी के मंत्रियों से मुलाकात कर उन्हें मंत्रालय चलाने के गुर सिखाए। उत्तराखंड के देहरादून में बर्फबारी ने पिछले 29 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। त्यूनी में 1991 के बाद पहली बार बर्फ गिरी। असम की गुवाहाटी में चाय के बागानों में काम करने वाले मजदूरों ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में रैली निकाली। यूपी के प्रयागराज में एक वकील की संदिग्ध हालात में मौत होने से हड़कंप मच गया। परिवार वालों ने हत्या की शिकायत दर्ज करवाई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक बस यात्रा को हरी झंडी दिखाने पहुंचे पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को पुलिस ने हिरासत में लिया। गुजरात के वडोदरा में अंतर्राष्ट्रीय पतंग मेले का आयोजन किया गया। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश ने एक बार फिर ठंड बढ़ा दी। एक दिन पहले भी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हुई थी और अगले दिन की शुरुआत भी बारिश के साथ ही हुई। सुबह के वक्त तो हालात और भी खराब हो गए, क्योंकि आसमान में बादल छाने और बारिश की वजह से उजाला होने में काफी देर हो गई। यही वजह थी कि कई इलाकों में सुबह 9 बजे तक गाड़ियों की हेडलाइट ऑन रखनी पड़ी। इसका असर उनकी रफ्तार पर भी पड़ा और गाड़ियां रेंगती नजर आईं। बारिश के बीच लोगों को भारी ट्रैफिक जैम का भी सामना करना पड़ा। मुनीरका इलाके में बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई। बसों को दिक्कत है। मैं तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा हो गया खड़ा, मुझे बस का वेट कर रहा हूँ, बस भी नहीं आया। बारिश की वजह से पैदल चलने वालों के लिए मुसीबतें और भी ज्यादा थीं, क्योंकि बारिश की वजह से लोगों को बस, ऑटो और रिक्शा लेने के लिए काफी जूझना पड़ा। बारिश के बाद तापमान भी गिर गया, जिसने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। और फिलहाल मौसम से हो रही परेशानी से लोगों को राहत मिलने की भी उम्मीद नहीं दिखती, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश के बाद अब सर्दी परेशानी का सबब बन सकती है। न्यूनतम तापमान गिरकर 9 डिग्री पहुंच गया, जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है। लेकिन पहाड़ों में हुई बर्फबारी का असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। उम्मीद ये लगा जा रही है कि तापमान बारिश के बाद कुछ कम हो सकता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल की बात की जा रही है, तो वो हवाएं जब दिल्ली पहुंचेंगी तो तापमान गिर सकता है, यानी कि एक बार फिर ठंड की वापसी हो सकती है। मौसम विभाग ने बर्फीली हवाओं की वजह से आने वाले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान गिरकर 6 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई। हिमाचल के धर्मशाला में भी पिछले 3 दिनों से भारी बर्फबारी का दौर जारी है। धर्मशाला के पास नड्डी में पहाड़ पूरी तरह बर्फ की सफेद चादर में ढक चुके हैं। हर ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए ठंड और दूसरी परेशानी की परवाह किए बिना बड़ी संख्या में सैलानी वहां पहुंच रहे हैं। धर्मशाला में भारी बर्फबारी हो रही है और देखिए ये स्नोमैन बनाया गया है बर्फ की मदद से। पर्यटक इस मौसम का मजा ले रहे हैं। आप देखिए बड़ी तादाद में सैलानी पहुंच रहे हैं धर्मशाला और इसी मौसम का बेसब्री से इंतजार करते हैं। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें, लेकिन स्थानीय लोगों की परेशानी इस बर्फबारी ने बढ़ा दी है। पर्यटन क्षेत्र धर्मशाला के पर्यटन स्थलों पर नड्डी, धर्मकोट, स्तोबरी, गड़ू, धार, त्रिउंड, यहाँ पूरे के पूरे इलाके जो हैं वो बर्फबारी से भर चुके हैं। इस वक्त जो है वो ताज़ा बर्फबारी यहाँ पर हुई है। अभी भी देख सकते हैं यहाँ पर धुंध छाई हुई है। सारा साल भर जो है इंतजार करते हैं और ये सफ़ेद जो चादर कुदरत का ये खूबसूरत तोहफा होता है, उसको देखने के लिए ललायत रहते हैं। ये लोग यहाँ पर आकर अपनी ये चाह जो है वो पूरी करते हैं, लेकिन उम्मीद है आगे और बर्फबारी होगी। हम इन युवाओं से, इनके क्रेज पर जो है वो इन्हीं से बातचीत करते हैं। आप लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे, किस तरह का एंजॉय आप कर रहे हैं? बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम। देख सकते हैं आप, मेरे भाई आए हैं साथ में और देखा कि बर्फ पड़ी है धर्मशाला, तो इसलिए जो उधर आ गए हम। और कहीं फिसलन वगैरह तो नहीं, कहीं कोई डर तो नहीं, कोई चोट चाट लग जाए तो? इसके लिए बहुत मतलब कि हम रास्ते में आ रहे थे तो उधर गाड़ी स्लिप कर रही थी, पैर फिसल रहे थे, पर फिर भी इंजॉय के चक्कर में हम इधर आ गए। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बालाकोट में एक बार फिर आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप शुरू करने की तैयारी में। जानकारी के मुताबिक बालाकोट में ट्रेनिंग कैंप शुरू करने की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के भाई मुफ्ती अब्दुल रऊफ अजगर को सौंपी गई, जबकि कैंप में आतंकियों को ट्रेनिंग देने का काम मसूद अजहर के रिश्तेदार मौलाना यूसुफ अजहर को दिया गया है, जिसके लिए पाकिस्तान ने मुफ्ती अब्दुल रऊफ अजगर और उसके कुछ साथियों को नजरबंदी से आजाद कर दिया है। बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने इन आतंकियों को नजरबंद कर रखा था।
खबर है कि बालाकोट में इस बार आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप उस जगह पर नहीं होंगे जहां भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की थी, क्योंकि पाकिस्तान की सेना और आईएसआई को डर है कि भारत फिर से वहां एयर स्ट्राइक कर सकता है। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी की आशंका को देखते हुए पहले ही रेड अलर्ट जारी किया था, जो सही भी साबित हुआ। और देहरादून के पास त्यूनी में तो बर्फबारी ने पिछले 29 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1991 के बाद त्यूनी में पहली बार बर्फ गिरी, जिसके साथ ही राज्य के ऊंचे इलाके तो कई फीट बर्फ गिरने की वजह से पूरी तरह सफेद चादर में ढक चुके हैं। भारी बर्फबारी की वजह से सैकड़ों गांवों को दूसरे इलाकों से संपर्क कट चुका है, कई सड़कें बंद है। हालांकि तमाम परेशानियों को नजरअंदाज कर सैलानी बड़ी संख्या में बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें उत्तरकाशी की, और आपको बता दें कि यहाँ पर सैलानी काफ़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। नज़ारा बेहद खूबसूरत है, क्योंकि साल भर सैलानी इस मौसम का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। पारा काफ़ी नीचे गया है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है इस बर्फबारी की वजह से, और लगातार वहाँ पर बर्फबारी हो रही है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि धुंध भी छाई हुई है। धुंध की चादर के बीच हर तरफ बर्फ ही बर्फ, पेड़ पौधों के ऊपर बर्फ, सड़क के ऊपर बर्फ, और ये सैलानी भी पहुँचे हैं। और उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में इस बर्फबारी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। सारे जो है कि मकान ये बर्फ से भरी जा रही है और बहुत परेशानी में है। थाने में रहते हैं जो है कि गाय भैंसों को भी पालना मुश्किल हो गया है। आप देख रहे हैं मेरी गाड़ी में जाता मैं अपनी कार लेके, लेकिन चढ़ नहीं पा रही गाड़ी, फिसलन हो रही। 2-3 बार मैंने ट्राई भी किया, बड़ा रिस्की हो रखा मामला, और इससे क्या होगी सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तमाम पूरी कनेक्टिविटी, क्योंकि जो रोड है यहाँ कनेक्टिविटी है। जनपद चमोली में लगातार बारिश व बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के चलते जहां ऊंचाई वाले इलाकों में आम जनजीवन प्रभावित हो गया है, तो निचले इलाकों में बारिश से कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। जनपद में लगभग 150 से अधिक ऐसे गांव हैं जो इस वक्त बर्फ से प्रभावित हो चुके हैं, और लगभग 1 दर्जन से अधिक सड़कें ऐसी हैं जो बर्फबारी के चलते बंद हो चुकी है। लगातार जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है, उससे लगता नहीं कि लोगों की परेशानी जल्दी खत्म होने वाली है। पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्र लेफ्ट के छात्र संगठन से भी जुड़े हैं, जो इन मुद्दों पर पिछले कई दिनों से विरोध कर रहे थे। और इस बीच उन्होंने सड़क पर शतरंज और कैरम खेलकर अपना विरोध जताया। सड़क पर 2 कुर्सियां लगाई गईं, जिन पर बैठकर विरोध प्रदर्शन में शामिल 2 छात्रों ने शतरंज खेली। उन्होंने अपनी कुर्सियों के सहारे अपने संगठन के झंडे भी लगा रखे थे। खेल के साथ उन्होंने दावा किया कि वो इसी तरह केंद्र सरकार को भी उसके फैसलों पर मात देंगे। मोदी और शाह को हम इस खेल में मात देके रहेंगे, चाहे शतरंज की खेल हो, चाहे हो जमीन जंगल जल की लड़ाई हो, चाहे शिक्षा की लड़ाई हो। शतरंज के बाद सड़क पर कैरम बोर्ड भी लाया गया, और प्रदर्शनकारियों ने शतरंज के साथ साथ काफी देर तक कैरम भी खेला। वहीं कुछ छात्र यूनिवर्सिटी के बाहर धरने पर बैठ गए। उनके हाथों में कई पोस्टर और अपने छात्र संगठन के झंडे थे। वहीं नागरिकता कानून के समर्थन में बीजेपी ने मुंबई में एक और रैली की, जिसमें कई फिल्मी कलाकार भी शामिल हुए, जिन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जेएनयू तक हुई हिंसा की घटनाओं को नागरिकता कानून के खिलाफ सुनियोजित साजिश बताया। बीजेपी की इस रैली में फिल्म अभिनेत्री जूही चावला भी पहुंची, और उन्होंने सीएए का विरोध कर रहे लोगों को बिना सोचे समझे बयानबाजी न करने की नसीहत दी। क्या हम पहले रुककर समझ ले कि बात क्या है, क्यों है, किस लिए बनाई गई है, या क्या हो रहा है, पहले समझें और फिर मुंह खोलें। मुंबई के सावरकर स्मारक में हुई बीजेपी की इसी रैली में अभिनेता दिलीप ताहिल ने नागरिकता कानून के खिलाफ हुई हिंसा के पीछे साजिश का आरोप लगाया कि ये पहले से तय किया गया था कि अभी जब भी जैसे गृह मंत्री कुछ कहेंगे, हम उसी यूनिवर्सिटीज में जहां ये हमेशा शुरू होता है, जामिया मिलिया में, एएमयू में और बाकी ये चंद यूनिवर्सिटीज में, ये मतलब ये वायलेंस शुरू करेंगे स्टूडेंट्स के साथ। वहीं बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने जामिया मिलिया इस्लामिया और जेएनयू में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाने वालों को आड़े हाथ लिया। जामिया में पुलिस है तो ये कैसा जनतंत्र है, और जेएनयू में थोड़े देर से पुलिस आए तो ये पुलिस का कैसा तंत्र है। अब आपको तो हम देशभक्ति का मंत्र सिखाए बिना नहीं रहेंगे। इस बीच पश्चिम बंगाल की कई मशहूर हस्तियों ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही हैं।
और इस मुद्दे पर लगातार केंद्र सरकार को घेर रही हैं। लेकिन इस विरोध के बीच बंगाल के फिल्म और टीवी कलाकारों समेत कई खिलाड़ियों और उद्योगपतियों ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी और सीएए का समर्थन कर दिया, जिसके बाद बीजेपी को ममता बनर्जी पर निशाना साधने का मौका मिल गया और बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करके उन्हें घेरा। जो लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को जान नहीं रहे हैं वही इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस पर जिस तरह से विपक्ष गलतफहमी पैदा कर रहा है उस गलतफहमी को हमने दूर किया है। सीएए पर बंगाल की मशहूर हस्तियों का साथ मिलने से बीजेपी भले ही खुश हो, लेकिन कांग्रेस को इसमें पावर पॉलिटिक्स नजर आई। They are misutilizing their power, putting pressure on the people and the organizations to support CA and NRC, which nobody is ready to support them. हालांकि इस मुद्दे पर टीएमसी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन बंगाल की मशहूर हस्तियों का सीएए के समर्थन में उतरना ममता बनर्जी के लिए झटका माना जा रहा है। नागरिकता कानून और जेएनयू हिंसा के विरोध में दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एक बार फिर प्रदर्शन किया। सेंट स्टीफेंस कॉलेज में तो छात्रों ने पढ़ाई के बहिष्कार का ऐलान कर दिया और कॉलेज से बाहर नागरिकता कानून के विरोध में नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने जेएनयू में हुई मारपीट पर भी नाराजगी जताई और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में भी छात्रों ने पढ़ाई का बहिष्कार कर दिया और सड़कों पर उतर आए। भारी संख्या में एकजुट हुए छात्रों ने नागरिकता कानून और जेएनयू हिंसा के विरोध में मार्च निकाला। ये डीयू का नॉर्थ कैंपस है और इन स्टूडेंट्स का ये कहना है कि कई सारे कॉलेजेस से ये अलग अलग स्टूडेंट आते हैं और इनका कहना है कि इन्होंने आज जो क्लासेस हैं वो भी बॉयकॉट किया है। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो जेएनयू में हिंसा हुई है उस मामले में जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। साथ ही साथ जो सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उसको भी रोल बैक करना होगा केंद्र सरकार को, तब तक इसी प्रकार से विरोध प्रदर्शन होता रहेगा। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए पाकिस्तान ने एक नई साजिश रची। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने नागरिकता कानून को सांप्रदायिक कानून के तौर पर पेश करने के लिए ट्विटर पर 1079 फर्जी अकाउंट बनाए हैं, जिनकी मदद से पाकिस्तान भड़काऊ वीडियो और नफरत फैलाने वाले भाषणों को लोगों तक पहुंचाने में जुटा है, ताकि भारत में रह रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों को नागरिकता कानून के खिलाफ भड़काया जा सके। रिपोर्ट में बताया गया कि इन फर्जी ट्विटर अकाउंट के जरिए पाकिस्तान भारत को आतंकी राष्ट्र साबित करने में जुटा है। पाकिस्तान ने पुलिस के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए इन फर्जी ट्विटर अकाउंट से भड़काऊ वीडियो भी पोस्ट की। यही नहीं, फिल्म एक्टर दीपिका पादुकोण के जेएनयू में जाने की तस्वीरों को भी पाकिस्तानी आर्मी ने ट्विटर पर पोस्ट किया। हालांकि कुछ देर बाद ही पाकिस्तानी आर्मी ने ट्विटर से दीपिका पादुकोण की तस्वीरों को हटा दिया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बीजेपी के राज्यसभा सांसद स्वपन दासगुप्ता को विश्व भारती यूनिवर्सिटी में छात्रों ने घेर लिया और फिर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। घटना तब हुई जब स्वपन दासगुप्ता वहां नागरिकता संशोधन कानून पर छात्रों के साथ बातचीत करने पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले ही छात्रों ने सीएए का विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान वहां छात्रों की भारी भीड़ दिखी। कुछ छात्रों ने हाथों में लाल झंडे ले रखे थे, जबकि कुछ छात्रों के हाथों में काले झंडे दिखाई दिए। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी के गेट पर कई पोस्टर भी पड़े हुए थे जिन पर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ नारे लिखे थे। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बीजेपी के राज्यसभा सांसद स्वपन दासगुप्ता को कुछ छात्रों ने बंधक बना लिया। स्वपन दासगुप्ता विश्व भारती यूनिवर्सिटी में नागरिकता संशोधन कानून पर बातचीत करने पहुंचे थे, लेकिन इसी बीच हाथों में लाल और काला झंडा लिए कुछ छात्र कैंपस के अंदर घुस गए और नारेबाजी करने लगे। छात्रों ने कैंपस के उस हॉल को भी निशाना बनाया जिसमें नागरिकता संशोधन कानून पर चर्चा हो रही थी। छात्रों के विरोध की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। स्वपन दासगुप्ता के विरोध में जमा हुए प्रदर्शनकारियों ने हॉल को चारों तरफ से घेर लिया और एक छात्र तो हॉल की खिड़की पर चढ़कर हंगामा करने लगा। वहां के हालात इस कदर बिगड़े कि स्वपन दासगुप्ता और उनके साथ मौजूद लोगों को कई घंटों तक हॉल के अंदर ही कैद होकर रहना पड़ा। इस बीच हॉल के बाहर हंगामा करने वाले छात्र स्वपन दासगुप्ता के खिलाफ नारे भी लगाते रहे। इससे पहले नागरिकता कानून पर हो रही चर्चा का विरोध करने के लिए छात्र यूनिवर्सिटी के गेट पर जमा हुए। इनके हाथों में पोस्टर भी थे जिन पर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ नारे लिखे थे। स्वपन दासगुप्ता ने छात्रों के इस विरोध को जायज माना और लेफ्ट से जुड़ी पार्टियों पर निशाना साधा। नागरिकता बिलेर समर्थने केउ किछु बोलते पारे, एक तरफा तो होते पारे ना, एक तरफा বলাটা হচ্ছে তাদের বাম ফ্যাসিজম। আজকে যা দেখছি এটা বাম ফ্যাসিজম। बीरभूम में हुए स्वपन दासगुप्ता के विरोध पर सियासत भी गर्मा गई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और बीजेपी ने इस मुद्दे पर ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और एक के बाद एक कई ट्वीट किए। राज्यपाल ने प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए ममता सरकार को घेरा।
लेकिन सबसे तीखी प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से आई। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी को धमकी तक दे दी। ममता जी और उनके शासन प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ कि यदि सपन दास गुप्ता जी के साथ कुछ भी हुआ तो इसके परिणाम बहुत खराब होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में बीती रात एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे की जानकारी मिलने के कुछ देर बाद दमकल की 30 से ज्यादा गाड़ियां वहां पर पहुंच गई। काफी देर की मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग को काबू में करने का दावा किया। बताया गया कि आग में झुलसने से आदमी की मौत हो गई है और जो शुरुआती जानकारी मिली है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। हालांकि जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और दमकल विभाग का कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन धुआं अभी भी उठ रहा है फैक्ट्री से। जो ये पटपड़गंज इलाका है दिल्ली का, ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। ऐसे में आग किसी और फैक्ट्री पर ना पहुंचे, ये कोशिश थी दमकल विभाग की। आग काफी भीषण थी। तस्वीरें आप देखिए, दमकल की 30 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। देर रात ये आग लगी और दुखद हादसा से कहा जाएगा, क्योंकि एक शख्स की इसमें मौत भी हुई है। और अभी जो दमकल विभाग कह रहा है कि आग को बुझा लिया गया है, लेकिन जो दावा दमकल विभाग कर रहा है उससे उलट ये तस्वीरें जहां पर धुआं अभी भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले हमने देखा था जब दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में आग लगी थी तो एक दमकल कर्मी की उसमें मौत हुई थी, लोगों की जान बचाते बचाते, और अब यह हादसा हुआ है। पिछले कुछ समय में हमने ऐसे हादसे राजधानी दिल्ली में देखे हैं और जो शुरुआती जानकारी मिली है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ है, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि क्या इसमें फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे। ये सारी बातें जांच के बाद साफ हो पाएंगी, लेकिन तस्वीर आप देखिए, पूरी फैक्ट्री जल चुकी है और काफी नुकसान भी हुआ है। आग ये हमने पहले सिंपल ही थी, उसके बाद हमने इसकी कैटेगरी बढ़ाई है, मेक 6 किया, उसके बाद इसको हमने मीडियम डिक्लेयर किया। अभी मौके पे 27 गाड़ियां काम कर रही हैं और एक आदमी की डेथ अभी अभी कंफर्म हुई है पुलिस सूत्रों के हवाले से। हमारे आदमी अंदर गए हुए हैं, काम कर रहे हैं। देश की जीडीपी विकास दर 5% रहने के अनुमान पर विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। एक दिन पहले सरकार की तरफ से जीडीपी विकास दर से जुड़े आंकड़े पेश किए गए थे, जिनमें यह अनुमान लगाया गया था कि कारोबारी साल 2019-20 में जीडीपी विकास दर 5% रह सकती है और अगर ऐसा हुआ तो यह पिछले 11 साल का सबसे निचला स्तर होगा। इन आंकड़ों के सामने आते ही विपक्ष ने यह अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि देश की अर्थव्यवस्था में छाई सुस्ती से फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली। यही नहीं, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इस मुद्दे पर किए गए अपने ट्वीट में सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की और उस पर अर्थव्यवस्था की अनदेखी करने का आरोप लगाया। हिंदुस्तान की जो आर्थिक स्थिति है, आज तो सरकार ने भी मान लिया कि इस साल जो जीडीपी है वो लगभग 5% होगा कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन जो असली ग्रोथ है इस देश की, मैं समझता हूँ वो 5% भी नहीं है। विपक्ष को भले ही सरकार पर यकीन न हो, लेकिन बीजेपी ने प्रधानमंत्री पर भरोसा जताया और अगली तिमाही में अर्थव्यवस्था में सुधार होने का दावा किया। प्रधानमंत्री जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और एक क्वार्टर में ज़रूर इकोनॉमी जो है हमारी जीडीपी थोड़ी सी पीछे रही, लेकिन अगले क्वार्टर में हम और तेजी से बढ़ेंगे। केंद्र सरकार 1 फरवरी को आम बजट पेश करेगी, जिसके बाद जीडीपी विकास दर का दूसरा अनुमान जारी किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जीडीपी विकास दर में गिरावट का जो अंदाजा लगाया गया, उसकी वजह से आर्थिक हालात पर नए सवाल खड़े होने लगे हैं। क्योंकि 2019-20 में जीडीपी विकास दर 5% रहने का अनुमान सही हुआ तो ये 2008 के बाद सबसे कम जीडीपी विकास दर होगी। इस बार जो आंकड़े पेश किए गए हैं उनमें करीब हर सेक्टर की हालत खराब है। कृषि और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि अनुमान है कि इस बार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की विकास दर केवल 2% रह सकती है, जो पिछले 15 साल में सबसे कम है। जबकि कृषि सेक्टर की विकास दर भी घटकर केवल 2.8% ही रहने की उम्मीद है। यही नहीं, जीडीपी विकास दर के आंकड़ों की वजह से मार्च तक महंगाई बढ़ने की भी आशंका है। अहमदाबाद में परिवहन विभाग ने एक पार्श कार के मालिक से जुर्माने के तौर पर 27,68 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला। नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद किसी भी गाड़ी से वसूले गए जुर्माने का नया रिकॉर्ड है। बताया गया कि गाड़ी के जरूरी दस्तावेज नहीं होने के आरोप में पुलिस ने इस पार्श कार को चेकिंग के समय जब्त कर लिया था, जिसके बाद परिवहन विभाग ने गाड़ी के मालिक पर 27,68,000 रुपए का जुर्माना लगाया, जिसमें 16 लाख रुपए का रोड टैक्स और 7,68,000 रुपए इस रोड टैक्स ब्याज शामिल है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर बिहार के कई जिलों में भी दिखा, जहां कड़ाके की सर्दी और कोहरे से लोग परेशान हैं। सबसे बुरा हाल समस्तीपुर का है, जहां जमा देने वाले इस मौसम में लोग ठिठुरते दिखाई दिए।
ठंड तो ठंड, ऊपर से घने कोहरे ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। कोहरे की वजह से थोड़ी ही दूरी पर सब कुछ दिखना बंद हो गया। लोगों को गाड़ियों की बत्तियां जलाकर सड़कों पर आगे बढ़ना पड़ा। ऐसे मौसम में कुछ लोग अलाव जलाकर सर्दी के सितम से बचने की कोशिश करते नजर आए, जबकि कुछ ने ठंड से बचने के लिए चाय की चुस्कियों में गर्माहट ढूंढने की कोशिश की। लोग जो है तो अपने ठंड को मिटाने के लिए चाय का सहारा ले रहे हैं। गांव हो या शहर हो, हर जगह एक ही नजारा देखने को मिल रहा है। चाय और अलाव ही लोगों का सहारा बना हुआ है। मौसम विभाग का अनुमान है कि गिरते पारे से फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई। बहुत ठंड है, कुहासा है, सबसे बड़ी बात है ठंड के साथ कुहासा है। लोगों को चलने में, कोई काम करने में बहुत दिक्कत होती है। समस्तीपुर की तरह मुंगेर में भी ठंड और घने कोहरे का असर दिखा। वहां सड़कों पर उतनी भीड़ नहीं दिखाई दी जितनी अक्सर रहती है, और जो लोग घरों से निकले वो भी ठंड के टॉर्चर की वजह से रास्ते में अलाव जलाकर बैठ गए। सड़कों पर रिक्शे वाले भी खाली जाते दिखे। इस कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लिया। नौसेना की जल्द ही पहला स्वदेशी विमान वाहक जहाज आईएनएस विक्रांत मिल जाएगा। सूत्रों के मुताबिक आईएनएस विक्रांत का निर्माण कार्य तीसरे चरण में है और 2021 तक ये पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार में 20 MiG-29 लड़ाकू विमानों को ले जा सकता है। आईएनएस विक्रांत 40,000 टन वाला विमान वाहक जहाज है और दुनिया के केवल 4 देशों के पास ही ऐसा जहाज बनाने की तकनीक है। भारत के अलावा अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के पास इस तरह के जहाज का निर्माण करने की तकनीक है। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर पहले ही कह चुके हैं कि आईएनएस विक्रांत 2022 तक हर तरह के अभियान के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा। गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर होने वाली परेड के समय नौसेना की झांकी में MiG-29 विमानों के साथ आईएनएस विक्रांत भी होगा। मजदूर संगठनों की तरफ से बुलाए गए भारत बंद की वजह से लोगों को परेशान होना पड़ा। कई राज्यों में इस बंद के खिलाफ लोगों में नाराजगी देखी गई। बिहार के सासाराम में तो भारत बंद के समर्थकों ने सरकारी अस्पताल की ओपीडी पर ताला जड़ दिया, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। अस्पताल में ओपीडी पर ताला था और डॉक्टर भी नहीं थे। बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में भी लोगों को भारत बंद की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऑटो रिक्शा और टैक्सी वालों ने सड़कों पर निकलने से मना कर दिया। तोड़फोड़ के डर से लोग बसों में भी चढ़ने से डरते दिखे। बसें देख रहे हैं सब बंद है, लोग परेशान हैं। बस न मिलने से भी परेशानी हो रही है। हमें वहाँ पे टाइम पे पहुँचना और हम थोड़ी लेट हो रहे हैं वहाँ। बंद की वजह से लोगों की परेशानी के बीच इस पर सियासत भी शुरू हो गई। भारत बंद के बहाने कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए। भारत बंद की वजह से ट्रेड यूनियनों से जुड़े लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया, जिसका असर दिल्ली में भी दिखाई दिया और भारत बंद की वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक जाम लग गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर इस बंद में शामिल ट्रेड यूनियनों के समर्थन का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने बंद के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोला और देश भर में लोगों के नाराज होने का दावा कर दिया। आज पूरे देश में एक रोष और गुस्से का माहौल है। समाज का अलग अलग वर्ग उद्वेलित है, आक्रोशित है, क्रोधित है। हालांकि बीजेपी ने भारत बंद को नाकाम बताते हुए हिंसा और मारपीट का विरोध किया। अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, लेकिन हिंसा और हिंसा करना, मारपीट करना, बंगाल से तो बम पकड़ने की भी बातें आ रही है। अहमदाबाद में एक गाड़ी का भारी भरकम चालान कटा। अहमदाबाद में आरटीओ ने एक पोस्ट कार पर 27,68,000 रुपए का जुर्माना लगाया। पुलिस ने इस कार को दस्तावेज नहीं होने के आरोप में जब्त किया था। यूपी के महोबा में प्रशासन ने वन विभाग की जमीन में बने अवैध मकानों को खुदाई में इस्तेमाल होने वाली मशीन की मदद से ढहा दिया। यूपी के मथुरा में एक एम्बुलेंस की जैम में फंसने की वजह से इलाज के लिए ले जाई जा रही 2.5 साल की एक बच्ची ने दम तोड़ दिया। यूपी के हरदोई में एक बाइक से टक्कर होने पर 2 महिलाओं ने बाइक सवार की पुलिस की मौजूदगी में पिटाई कर दी। बाइक सवार सीतापुर की तरफ जा चुके हैं, उनकी भी तलाश कराई जा रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मुठभेड़ में 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने का दावा किया, जबकि उसका एक साथी भागने में कामयाब हो गया। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में छात्र संघ की 4 सीटों पर एनएसयूआई के उम्मीदवारों की जीत पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीयू में सीएम पद के लिए खींचतान तेज हो गई। बीजेपी ने फिर से सीएम पद पर अपना दावा ठोक दिया और बिहार में बीजेपी के मजबूत संगठन का हवाला देते हुए अकेले चुनाव जीतने का भी दावा कर दिया। बिहार का भाजपा इतना स्ट्रांग है कि हम सब अगर हमको अकेले भी छोड़ देते हैं ये लोग, तो हम लोग अकेले सीएम बनाने की स्थिति में हम लोग हैं।
बीजेपी नेता संजय पासवान ने दावा किया कि जनता बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री देखना चाहती है। बिहार की जनता एक बार फुल फ्लेज बिहार का मुखिया भाजपा का नेता को देखना चाहता है। बीजेपी नेता के बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया और उन्हें पार्टी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह की बात याद दिलाई। अमित शाह जी ने एक बार नहीं दो बार ने बिहार में श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का उन्होंने मंतव्य दिया है। अब किस दिवा स्वप्न में वो रहते हैं, कौन सा उनको स्वप्न आता है, ये तो संजय पासवान ही बता पाएंगे। सीएम पद पर जेडीयू और बीजेपी में खींचतान पर आरजेडी ने भी चुटकी लेने में देर नहीं की और बिहार में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन जल्द टूटने का दावा कर दिया। ये बेमेल का गठबंधन है, ये गठबंधन किसी भी समय टूटेगा बिहार में, ये तय है। राजस्थान के अलवर में गौ तस्करी के आरोप में लोगों ने एक आदमी को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में कुछ लोग एक आदमी को उसके बाल खींचकर पिट रहे आदमी से गायों की जानकारी जुटाते दिखे। बताया गया कि लोगों ने पिट रहे आदमी के कब्जे से 4 गायों को छुड़ाया और पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने गौ तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया, साथ ही उसकी पिटाई करने वालों पर भी केस दर्ज कर लिया। इसमें जो मारपीट है, मारपीट का मुकदमा दर्ज। जिन्होंने आरोप लगाया कि भी ये गौ तस्करी कर रहे थे, उनके प्रकरण दर्ज हुए। दोनों प्रकरणों की जांच चल रही है और जो ऐसी जांच होगी उसे आगे कर रही है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने अपने पहली चुनावी परीक्षा पास कर ली। 6 जिला परिषद के लिए हुए चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने 5 जिला परिषद पर कब्जा कर लिया, जबकि बीजेपी को 1 जिला परिषद पर ही जीत से संतोष करना पड़ा। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका नागपुर में लगा। नागपुर जिला परिषद की 58 सीटों में वो केवल 10 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी, जबकि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 30 सीटें जीती। उसके अलावा एनसीपी को 11 और शिवसेना को भी 1 सीट पर जीत हासिल हुई। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन ने जहां पालघर, अकोला, नंदुरबार, वाशिम और नागपुर जिला परिषद पर कब्जा किया, तो वहीं बीजेपी सिर्फ धुले जिला परिषद में ही जीत पाई। महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद हुए जिला परिषद के चुनाव में बीजेपी की हार ने विरोधियों को उस पर हमला करने का मौका दे दिया। जयपुर में इंडियन ऑयल के एक अधिकारी रोहित तिवारी की पत्नी और उनके बेटे की हत्या कर दी गई। बताया गया कि इस वारदात के वक्त अधिकारी अपने घर पर मौजूद नहीं थे और उनकी गैर मौजूदगी में पहले उनकी पत्नी की फ्लैट में ही हत्या की गई और फिर उनके 2 साल के बेटे को अगवा कर लिया गया। जानकारी मिलने के बाद वारदात वाली जगह पहुंची पुलिस ने फ्लैट के अंदर पड़े शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई। इसी बीच बच्चे की रिहाई के लिए फिरौती की बात भी सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे की तलाश में पूरी ताकत झोंक दी। इस काम में फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड दस्ते की भी मदद ली गई और हर उस सबूत को इकट्ठा किया गया जिससे बच्चे तक पहुंचा जा सके। वारदात के दूसरे दिन खोजबीन के समय पुलिस की एक टीम अपार्टमेंट के पीछे वाले हिस्से में पहुंची, जहां खून से सना एक कपड़ा मिला और फिर उसके कुछ ही दूरी पर पुलिस को अगवा हुए 2 साल के बच्चे का शव मिला। वहीं बेटी की हत्या की खबर सुनकर अधिकारी की पत्नी के घर वाले भी वहां पहुंच गए और उनके पति पर ही हत्या का आरोप लगा दिया। लड़की तो चली गई, हम क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बस हम यही है जो भगवान से रिक्वेस्ट करते कि जैसे मेरी लड़की को तड़पा के मारा, इसको भी ऐसे ही मरे। वहीं मामले की जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी को जल्द पकड़ने का दावा किया। क्लूज जो है हमारे पास, मैं उसका आपके सामने खुलासा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बहुत जल्दी इसमें पुलिस को अपराधी को बेनकाब करने में सफलता मिलेगी। जेएनयू हिंसा मामले पर चल रही राजनीति की चपेट में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी आ गई, जो एक दिन पहले यूनिवर्सिटी कैंपस गई थी। बीजेपी नेताओं ने उनके जेएनयू कैंपस में जाने को गलत ठहराते हुए मोर्चा खोल दिया और सोशल मीडिया पर दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक को बॉयकॉट करने की मुहिम को सही बताया। आज पूरे देश में नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है बाइकॉट छपाक। अब बात तो सही है कि अब दीपिका को तो यही लोग समझेंगे ना कि ये तो भारत तेरी बर्बादी होगी, हम उसके साथ खड़े हैं। कन्हैया कुमार खड़ा है उनके साथ, जिसके ऊपर देशद्रोह का पूरा केस हो चुका है। हालांकि दीपिका ने जेएनयू कैंपस में कोई बयान नहीं दिया था। वो सिर्फ वहां खड़ी थीं जहां जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार का भाषण चल रहा था। फिर भी बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने उनके यूनिवर्सिटी जाने की मंशा पर सवाल उठाया और इसके पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ होने की आशंका भी जता दी। क्या बॉलीवुड में लगा हुआ पैसा इस पर काम करता है? क्योंकि बॉलीवुड में स्वयं दाऊद का भी पैसा लगा हुआ है। मैं इस घटना को इससे नहीं जोड़ रहा हूँ, लेकिन बॉलीवुड में जिस प्रकार के काले धन आते हैं वह भी संवेदनशीलता का विषय है
दक्षिण दिल्ली के बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने भी दीपिका पादुकोण के जेएनयू कैंपस जाने को फिल्म इंडस्ट्री में दाऊद के दखल का नतीजा बता दिया। अगर कोई अपनी फिल्म को प्रमोट करने की मानसिकता से, जैसे चर्चा में सुन रहा हूँ, और दाऊद जैसे व्यक्ति का पैसा बॉलीवुड और हॉलीवुड में लगे रहते, किसी छुपा हुआ नहीं है। बम्बई का इंडस्ट्री किसके इशारे पर चलता है, तो अपने प्रमोशन के लिए देश की अस्मिताओं के साथ में कोई सौदा करना चाहता है। लेकिन दीपिका पादुकोण के जेएनयू जाने का बवाल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ने के मुद्दे पर फिल्म कलाकार भी भौचक्के रह गए। कुछ कलाकारों ने इस विवाद से किनारा करना शुरू कर दिया, जिनमें जूही चावला भी शामिल हैं। नागरिकता कानून का समर्थन करने वाली जूही चावला ने यह कहकर चुप्पी साध ली कि उन्होंने बीजेपी नेताओं का बयान ही नहीं सुना। अगर मैं इसके बारे में कुछ भी कहूंगी बिना इस बात को समझे, सिर्फ आपकी बात सुनकर मैं अगर यहाँ रिएक्ट करूंगी तो ये बहुत गलत हो जाएगा। अभिनेता दिलीप ताहिल ने भी खुद को पूरे मामले से अनजान बताया। इसका मुझे ना ही कोई नॉलेज है और मैं आपको सच से कहूंगा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। किसका पैसा लगा है, कौन ने लगाया, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। हालांकि एक्टर सुधांशु ने दीपिका के विवाद में अंडरवर्ल्ड के जिक्र को गलत ठहराया। ये गलत मैसेज जाता है कि लोगों के दिमाग में ये बात फैलेगी कि बॉलीवुड में, इंडस्ट्री में जो है लोग जो है अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड हैं, एसोसिएटेड हैं। ये बात गलत है। वहीं दीपिका पादुकोण पर बीजेपी नेताओं के लगातार हो रहे हमलों का जवाब देने के लिए कांग्रेस के साथ कुछ फिल्म कलाकार खुलकर सामने भी आए। कांग्रेस ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे अभियान को भी बीजेपी की तानाशाही बताया और दीपिका का बचाव करते हुए उनके जेएनयू जाने को गलत ठहराने वालों पर तंज कसा। कोई और जाता है, आपको परेशानी होती है क्या? देखो, अपनी पिक्चर को प्रमोट करने गएंगे क्या? नागपुर के संघ मुख्यालय जाएंगे अपनी पिक्चर को प्रमोट करने? हर जगह आपको बदनीयती नजर आती है। वहीं सोनाक्षी सिन्हा ने ट्विटर पर हिंसा के खिलाफ खड़े होने के लिए दीपिका पादुकोण की तारीफ की। मशहूर लेखक देवदत्त पटनायक ने भी दीपिका के समर्थन में ट्वीट किया। दीपिका पादुकोण के जेएनयू कैंपस में जाने पर सियासत गरमाई तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने साफ किया कि बीजेपी ने दीपिका या उनकी फिल्म के बहिष्कार का कोई ऐलान नहीं किया है। कोई कलाकार क्यों, कोई भी सामान्य आदमी कहीं भी जा सकता है, उसकी राय रख सकता है, उसमें कभी आपत्ति नहीं की किसी ने। काउंसिलर्स, मेंबर्स are saying please boycott, don't go for a movie. I have not read this, but मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ मैं बता रहा हूँ बीजेपी का मंत्री भी और वैसे प्रवक्ता भी परमानेंट। मुंबई के बाद अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आजाद कश्मीर का विवादास्पद पोस्टर देखा गया। ये पोस्टर जेएनयू हिंसा के विरोध में दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुए प्रदर्शन के समय देखा गया। हालांकि तस्वीर में पूरा पोस्टर नहीं दिख रहा और ना ही जिसने पोस्टर पकड़ा है उसका चेहरा दिख रहा है। दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो अब दिल्ली विश्वविद्यालय में भी ये पोस्टर दिखा है, विवादास्पद पोस्टर दिखा गया है आज़ादी का, और ये पोस्टर किसने पकड़ा हुआ है हालांकि ये नहीं दिख रहा है और अब दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देश के 10 बड़े मजदूर संगठनों की तरफ से बुलाए गए भारत बंद में जगह जगह हिंसा हुई। भारत बंद की इस आग में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल झुलसा। वहां हिंसा का आरोप कांग्रेस और लेफ्ट के मजदूर संगठनों पर लगा, क्योंकि इन सियासी दलों के मजदूर संगठनों ने भारत बंद में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में तो सुबह से ही तनाव का माहौल बना रहा। मालदा में भी भारत बंद के समर्थन में रैलियां निकाली गईं, लेकिन दोपहर के 12 बजने तक सब बिगड़ने लगा। पुलिस की कई गाड़ियों को फूंक दिया गया। प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी करते देखे गए। आरोप है कि पुलिस पर पेट्रोल बम भी फेंके गए। मालदा में भारत बंद हिंसक हो गया। चारों तरफ सड़कों पर पत्थर बिखरे दिखे। पुलिस के लिए भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। आंसू गैस से भी जब प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे तो पुलिस वालों ने भी पथराव का सहारा लिया। इससे हालात और खराब हो गए। मालदा में हुई हिंसा में कई पुलिस वाले घायल हो गए। देखते ही देखते भारत बंद पश्चिम बंगाल में हिंसा की भेंट चढ़ने लगा। मालदा ही नहीं, पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भारत बंद के दौरान हंगामा हुआ। यही नहीं, बंद के खिलाफ जाने वाले लोगों को भी निशाना बनाया गया। कूच बिहार में तो भारत बंद के दौरान कुछ उपद्रवियों ने यात्रियों से भरी एक बस को घेरकर उस पर पत्थर बरसाए और यह मंजर डरा देने वाला था। बस में 1-2 लोग नहीं, 40 से ज्यादा लोग बैठे थे। कुछ उपद्रवियों ने पहले तो बस को रोक लिया और बाद में उस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, ये जानते हुए भी कि अंदर कई लोग बैठे हुए हैं।
उपद्रवी बस पर पथराव करने के बाद वहां से भाग निकले। इसके बाद बस में डरे सहमे लोग नीचे उतरे और किसी तरह उन्होंने अपनी जान बचाई। इस घटना ने दूसरे जिलों को भी खौफ से भर दिया। भारत बंद में बसें चलेंगी, ये फैसला ममता सरकार ने लिया था, लेकिन बंद समर्थकों ने भी ऐलान कर दिया कि वो बसों को नहीं चलने देंगे। इस डर की वजह से ड्राइवरों को हेलमेट पहनकर सड़कों पर उतरना पड़ा। पश्चिम बंगाल में सिर्फ बसों को ही निशाना नहीं बनाया गया, ट्रेनों को भी रोकने की कोशिश हुई। यही नहीं, पुलिस का दावा है कि उत्तर 24 परगना के बारासात रेलवे स्टेशन के पास पटरियों पर जिंदा बम रखे गए, जिसके बाद इन बमों को वहां से हटाया गया। पुलिस ने 4 जिंदा बम बरामद होने की जानकारी दी। वहीं कूच बिहार में भी भारत बंद के दौरान काफी हंगामा हुआ और लेफ्ट से जुड़े मजदूर संगठनों पर पुलिस वालों से हाथापाई के भी आरोप लगे। कुछ लोग तो पुलिस को मारने तक पहुंच गए। हंगामा इतना बढ़ गया कि एक पुलिस वाले को अपनी पिस्तौल निकालनी पड़ी। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बुलाए गए इस बंद में लोगों से उनकी जबरन दुकानें बंद करवाई गई। कई पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ हुई, बसों को चलने से रोका गया, ट्रेनों को निशाना बनाया गया। यहां तक कि कई जिलों में भारत बंद के दौरान हिंसा भी भड़की। पश्चिम बंगाल में भारत बंद के दौरान हुई हिंसा पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कांग्रेस और लेफ्ट पर जमकर बरसीं। उन्होंने राज्य में हिंसा के लिए दोनों दलों को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि जिन 10 मजदूर संगठनों ने भारत बंद बुलाया उनमें कांग्रेस का मजदूर संगठन और लेफ्ट से जुड़े मजदूर संगठन शामिल रहे, जिसके बाद ममता का उन पर गुस्सा फूट पड़ा। বাস যাত্রীদের ব্লক করা হচ্ছে এবং মারা হচ্ছে, কোথাও পাথর ছোড়া হচ্ছে, কোথাও ডান্ডাগিরি করা হচ্ছে। এটা দাদাগিরি, এটা আন্দোলন নয়। আমি এটাকে ধিক্কার জানাচ্ছি। ममता बनर्जी ने तो लेफ्ट को दिल्ली में प्रदर्शन करने की नसीहत दी। তবে বন্ধ না করলে পাবলিসিটি পাবো, সস্তায় পাবলিসিটি। একটা বাসে বোম মেরে সস্তায় পাবলিসিটি। যাক না, দিল্লিতে গিয়ে করুক না, ক্ষমতা আছে একটা, দিল্লিতে পার্টি অফিস আছে, একটাও করেছে কিছু। भारत बंद में भारतीय मजदूर संघ शामिल नहीं हुआ। भारतीय मजदूर संघ आरएसएस की ही एक इकाई है, जिसने बंद का यह कहते हुए विरोध किया कि ये मजदूर हितों के बजाय सियासी मकसद से प्रभावित है। हालांकि बंद बुलाने वाले मजदूर संगठनों ने इन आरोपों को गलत ठहराया और केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया। उन्होंने बताया कि बंद में बेरोजगारी और न्यूनतम मजदूरी तय करने का मुद्दा उठाया गया। इन संगठनों की मांग है कि केंद्र सरकार सभी मजदूरों की न्यूनतम वेतन 21,000 रुपए प्रति महीना करे। यही नहीं, ये संगठन केंद्र सरकार पर श्रम कानून से भी छेड़छाड़ करने का आरोप लगा रहे हैं। इन संगठनों ने भारत बंद से 25 करोड़ लोगों के जुड़ने का दावा किया। साथ ही 6 बैंक संगठनों, 60 छात्र संगठनों और रेलवे की भी कई मजदूर संगठनों का समर्थन मिलने का दावा